आज हम लोग करंट अफेयर की अगली सीरीज है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दिसंबर से लेकर सितंबर 2022 तक कुछ जो प्रमुख निधन हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, या 67 बीपीएससी या फिर जो सचिवालय सहायक हो यह भी अच्छा, इन सभी एग्जामों में पूछा जा सकता है। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिन पहले देखा जाए तो बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा और आपको पता है कि उसमें कट ऑफ जो है आज तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें से सबसे हायर कट ऑफ इस साल गया है। हालांकि हमने भी एग्जाम दिया था, मेरा भी कुछ नंबर से रह गया, अफसोस बहुत है। तो उन लोगों को धैर्य बना के रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप बस मन से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अब लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं। रिसोर्सेज होने के कारण अब कट ऑफ में भी क्या बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग के हाथ में सिर्फ एक ही है कि हम लोग को अच्छे से और मन से मेहनत करना। आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, बस हताश नहीं होना है। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं 67th बीपीएससी में जो पूछे गए थे और प्लस जो आने वाला एग्जाम है उसमें से जो पूछे जा सकते हैं। जैसे 61 बीपीएससी हो गया, सचिवालय सहायक हो गया, ये भी अच्छे पोस्ट है, और बीपीएससी सहायक का भी है। तो हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे हम लोग दिसंबर से चर्चा करेंगे। दिसंबर है 26 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत रहे डेसमंड टूटू जो है उनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको पता होगा कि डेसमंड टूटू को 1984 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप हम लोग चर्चा करते हैं जनवरी में एक और थे जो कथक सम्राट बिरजू पंडित थे, जो जाने जाते हैं कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज, उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उधर डेसमंड टूटू जो कहने का मतलब कहिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध मानवाधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष रहे, इसी के लिए उनको 1984 में डेसमंड टूटू को नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं बप्पा लहरी। ये बप्पा लहरी 15 फरवरी 2022 की घटना है कि जो हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जो हैं वो बप्पा लहरी 15 फरवरी 2022 को मुंबई के एक अस्पताल में क्या हो गया, उनका निधन हुआ। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं 4 मार्च 2022। यह भी काफ़ी दुखद घटना है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान कहिए क्रिकेटर कहिए शेन बॉर्न का क्या होता है, एक होटल में रुके हुए रहते हैं, वहीं पे इनका हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ता है और वो को समूह जगह रहता है थाईलैंड में, वहीं उनका निधन हो जाता है। फिर हम लोग अप्रैल में वैसा इंपॉर्टेंट, मई जून, अब हम लोग कुछ जुलाई में देख लेते हैं। जुलाई में देखा जाए 18 जुलाई 2022 को बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध गायक थे भूपिंदर सिंह, वह भी उनका 82 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 28 जुलाई 2022 को भारतीय वायुसेना के मिग-21, क्या होता है कि जो मिग-21 रहता है, 28 जुलाई की घटना है, राजस्थान के बाड़मेर जगह में वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इस दुर्घटनाग्रस्त में कहा जाता है कि जो दोनों पायलट थे वो दोनों पायलट की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 14 अगस्त 2022 को क्या होता है, शेयर मार्केट में एंट्री करने वाले, उनका नाम है झुनझुन राकेश झुनझुनवाला। आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला काफ़ी प्रसिद्ध थे। जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय में वो क्या किए थे, 5,000 रुपये का निवेश करके बने थे और एक आने वाला टाइम में बहुत बड़े व्यक्ति भी बने। तो 14 अगस्त 2022 को शेयर मार्केट के जो बिग बुल उद्यमी था, उस बिग बुल उद्यमी के रूप में विख्यात भारत के दिग्गज उद्यमी राकेश झुनझुनवाला, उनका क्या हो गया, 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको अभी हम लोग चर्चा किए कि कॉलेज के दिनों में मात्र 5,000 रुपये में निवेश कर स्टॉक मार्केट में वो प्रवेश किए थे और उसके बाद फिर वो एक अलग जगह अलग मुकाम पे पहुँचे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे 30 अगस्त 2022 को क्या होता है, तत्कालीन सोवियत संघ जो पहले यूएसएसआर का विघटन कब होता है, वह होता है 1991 में होता है विघटन। लेकिन उस विघटन से पहले जो उसके राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो मिखाइल गोर्बाचेव हालांकि बोला जाता है ये अंतिम राष्ट्रपति यूएसएसआर के थे। सोवियत संघ रूस, वह सोवियत संघ रूस जब 1991 में टूटता है, विघटन होता है, तो 15 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी इसी से स्वतंत्र होकर बना है। तो 15 राष्ट्र थे। तो उस समय जो अंतिम जो राष्ट्रपति थे यही थे मिखाइल गोर्बाचेव। उनका क्या होता है, 1988 ईस्वी से 1991 तक वह कहाँ रहते हैं, सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं। और उस राष्ट्राध्यक्ष में जो हमने चर्चा किया कि जो रहते हैं लास्ट में यही रहते हैं। उसके बाद उनको क्या कहता है, ये शांति बनाए रखने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1990 में क्या मिला था, शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उनकी मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, 30 अगस्त 2022 को। तो ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2022 को अग्रणी उद्योगपति साइरस मिस्त्री का 54 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। आपको पता होगा कि 4 सितंबर को एक और घटना होती है जिसमें एक अग्रणी उद्योगपति साइरस मिस्त्री का 54 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 10 सितंबर को प्रसिद्ध जो पुरातत्व व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर ब्रजवासी लाल का 101 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो क्या रहते हैं प्रोफेसर ब्रजवासी, वो हालांकि वो भारतीय पुरातत्व के प्रसिद्ध और कहिए कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके होते। उनका ब्रजवासी का निधन 10 सितंबर को हो जाता। उसके बाद कुछ थोड़ा सा और पे भी चर्चा कर ले सकते हैं, कुछ घटनाओं पे, जैसे दादा साहेब फाल्के एक इंटरनेशनल पुरस्कार है, वह फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 के रूप में सम्मानित किया गया था। एक ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार। अब ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग है, जो हम लोग पढ़े थे कि आशा पारेख को मिला था। तो ये थोड़ा सा कुछ विविध भी थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार से जो नवाजा गया था, वह पुष्पा द राइज को नवाजा गया था। वह इसके क्यों नवाजा गया? क्योंकि उसको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया था। यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है एक और है देवेंद्र झाझरिया, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले वो पहले क्या बने हैं? पैरा एथलेटिक बने हैं देवेंद्र झाझरिया। और यह किस खेल से संबंधित है? वह जो संबंधित है देवेंद्र झाझरिया, ये शूटिंग से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि देवेंद्र झाझरिया जो है वह पैरा ओलंपिक शूटिंग नहीं, सॉरी भाला फेंक से है ना। तो ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये कांस्य भी जीतते हैं और गोल्ड भी जीतते हैं पद्म भूषण। इनका पहले से भी दबदबा रहता है। अगर आप टोक्यो ओलंपिक से पहले भी ओलंपिक देखें तो 2 ओलंपिक में इन्होंने क्या किया? पदक को हासिल कर लिया है। तो एक ध्यान में रखना था कि देवेंद्र झाझरिया जो है पद्म भूषण उनको मिला है। वह भारत के पहले पैरा एथलेटिक ओलंपिक बन चुके हैं, जो भाला फेंक में क्या किए थे? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं, 2004 और 2016 में स्वर्ण जीता है। हालांकि 2021 में वो कांस्य से ही उनको रजत से ही संतुष्ट रहना पड़ा। उसके बाद 5 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री, आपको पता होगा, पीएम श्री योजना का उद्घाटन किए थे। पीएम श्री का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए पीएम श्री का मतलब हो गया SHRI, तो SH से हो गया स्कूल फॉर, देखिए ऑप्शन 2-3 तरीके से दे देगा, स्कूल फॉर री इनोवेशन। जैसे हम पीएम श्री योजना, आपको पता होगा कि क्या किया गया था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या किया गया था? SHRI है ना, पीएम श्री, PMSHRI। तो पीएम श्री योजना लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें 14,500 स्कूलों को क्या किया जाएगा? फिर से उसका रीजनरेट किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा, यानी नए आधुनिक मॉडर्न तरीके से तैयार किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है पीएम श्री, तो ये तो शिक्षक दिवस दिन सबको याद होगा, 5 सितंबर को लाया गया था। उसके बाद बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म में जैसे ऑप्शन में डाल देगा स्कूल फॉर क्या राइजिंग इंडिया, उसके बाद फिर दे देगा स्कूल फॉर रिक्रिएट इंडिया, स्कूल फॉर रिनोवेशन इंडिया, स्कूल फॉर रिक्रिएटिंग इंडिया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस तरह से रिक्रिएटिव, री इनोवेशन, राइजिंग, उसके बाद रीडिंग। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ना ही रिनोवेशन होगा और ना ही क्या होगा, रिक्रिएशन होगा। इसका हो जाएगा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म ये हो जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिनोवेशन हो जाएगा कि राइजिंग हो जाएगा। जैसे हमने एक शब्द है आम भाषा में बोल दिया कि रिनोवेशन करने, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म बना श्री का, वह स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बना, जिसमें 14,500 स्कूलों को विकास एवं उन्नयन की घोषणा किया जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। ये अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है? ये अंडर वाटर मेट्रो है, वह कलकत्ता में उद्घाटन किया गया। और यह जो किया गया, ये रास्ते जो कोलकाता के रास्ते हावड़ा से इसको हुगली को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी किया गया। यह जून 2023 तक पूरा होने की इसकी संभावना है। तो ध्यान में रखेंगे अगस्त 2022 में कोलकाता की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी किया गया। फिर अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया गया। यह कहाँ किया गया? ऑप्शन में मान लेते हैं हम दे रहे हैं पुणे, मुंबई, नागपुर, गांधीनगर। तो यहाँ पर आपके माइंड में 2 जाएगा, या तो गांधीनगर या पुणे। तो यहाँ पे पुणे हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, हमने इसकी चर्चा कर दी। ये जो है बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक जो अनुसंधान है CSIR है ना, और निजी फर्म की PIT लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजन हो रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने यह जाना था कि राष्ट्रीय खेल 2-3 सालों से टलता आ रहा है, तब वो जाकर लास्ट में गुजरात के गांधीनगर में वो संपन्न हो रहा है। अब खेलो यूथ इंडिया की चर्चा हम लोग अगर देखें तो 15वीं खेलो यूथ इंडिया खेल का जो आयोजन है 2022 में, वो कौन करेगा? इसका कौन सा राज्य करने वाला? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। बताइए चारों में से कौन होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो करने जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इसकी घोषणा 5वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, इन्होंने बताया। उसके बाद है
थोड़ी सी और है कि अगर हम लोग जाने कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2016 में की गई थी, और आपको पता ही होगा राष्ट्रीय खेल की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। यह भी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वह है विजय सांपला। विजय सांपला के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि उनको फरवरी 2021 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए थे। और संविधान के अनुच्छेद 368 में इस आयोग से संबंधित बात किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक मान्यता कब मिला था, वह मिला था 65वें संविधान संशोधन 1990 में मिला था। तो यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद 12 मार्च 1992 ईस्वी को आयोग का गठन हुआ। तो दोनों भी चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न इससे रिलेट में पूछ दिया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग का संवैधानिक दर्जा कब मिला, ऑप्शन में दे देगा 66वें संविधान संशोधन, 59वें संविधान संशोधन। तो ये 65वें में मिला था, 1990 द्वारा मिला था। फिर 12 मार्च 1990 को आयोग का गठन हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तो आयोग तो अनुसूचित जाति या जनजाति पहले एक था, लेकिन फिर इसको क्या कर दिया गया, 2003 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अलग हो गया, ये हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये भी पे ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और है, ये हम लोगों ने देखा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला जी हैं। उसके बाद अगर एक पूछा जाए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कौन है, तो वह इकबाल सिंह लालपुरी हैं। ये था। उसके बाद थोड़ा एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जैसे हाल ही में समाचार पत्रों में जो देखा गया था कि ऊर्जा और जलवायु सूचांक सूची को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो क्या किया गया था, ऊर्जा और जो जलवायु सूचांक है वो क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो किसके द्वारा मुख्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा, बी में दे दिया जाए नीति आयोग के द्वारा, और सी में दे दिया जाए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा, और डी में दे दिया जाए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखा तो थोड़ा कन्फ्यूजन का चांस बढ़ जाता है। आपको लग रहा हो कि अगर ऊर्जा और जलवायु सूचांक है तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर भारतीय सौर ऊर्जा। तो नहीं, यह जो जारी किया गया था ऊर्जा और जलवायु सूचांक जो जारी किया गया था वह किसको जारी किया गया था, वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया। तो गुजरात ने नीति आयोग को राज्य ऊर्जा जलवायु सूचांक में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल करने का श्रेय दिया। पहला स्थान गुजरात का रहा है, किसमें, ऊर्जा और जलवायु सूचांक में। उसके बाद अगर आप बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में जो रहा है वह किसका स्थान रहा है, केंद्र शासित में देखिए मेरा भी माइंड से निकल गया, चलिए उसकी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर पंजाब का रहा है। ये शीर्ष 3 रहा। और छोटे राज्यों में जो रहा है, छोटे राज्य कहिए वो केंद्र शासित प्रदेश में कहिए तो चंडीगढ़ का रहा है ना, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है और शहर में भी आ रहा है छोटे में। फर्स्ट में चंडीगढ़, 2 में दिल्ली, 3 में दमन। ये था। उसके बाद एक और चर्चा करते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता होगा कि 2022 में 2 दिया गया, 2021 के लिए भी दिया गया, 2022 के लिए भी दिया। तो 2021 के लिए जो दिया गया था, 2021 के लिए भी और 20 दोनों के लिए दिया गया, ये ध्यान में रखना। तो 2021 के लिए जो दिया गया वह 57वां दिया गया, 2020 के लिए दिया गया वह 56वां दिया गया, और दोनों 2022 में दिया गया था, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अब 56वां किनको दिया गया, तो 56वां जो दिया गया था वह असमिया के कवि नीलमणि फुकन है, तो यह भी ध्यान में रखना। और 57वां जो दिया गया वह दामोदर मौजे है, तो ये भी दोनों को ध्यान में रखना है। आपको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो क्या कहता है, सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है, जिसमें क्या किया जाता है, जो इनमें राशि जो दिया जाता है, कितना राशि दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, शायद इसमें आ जाइए थोड़ा सा, 15 लाख है या 10 लाख ये होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसको पहला बार स्थापित 1961 में किया गया था, पहली बार 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया। तो चलिए ये था कुछ हम लोगों ने साथ में जो निधन था वो चर्चा किया, और कुछ जो विविध हैं, जो कुछ और इम्पोर्टेंट लग रहा था उसका भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया।